StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, StudyIQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, पार्लियामेंट अटैक, पठानकोट एयरबेस अटैक, उरी अटैक और फिर पुलवामा अटैक, आप सभी ये जानते होंगे कि इन सारे भारत के ऊपर हमलों के पीछे एक आतंकी संगठन था, जैश ए मोहम्मद, और उसका सरगना मसूद अज़हर। लेकिन आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक समय पर मसूद अज़हर भारत की गिरफ्त में था। भारत ने उसको गिरफ़्तार कर लिया था और उसके बाद उस आतंकी को, उस मसूद अज़हर को सिर्फ एक थप्पड़ लगा था, जिसके बाद उसने अपने सच उगलना शुरू कर दिया था। तो आखिर कैसे आर्मी जवान के साथ उस इंटेरोगेशन में मसूद अज़हर ने कितना सच उगला, क्या उसने भारत को अहम जानकारियाँ दी थी, कैसे उसका अरेस्ट हुआ था और उसके बाद किस तरह से कोशिशें की गई थी अलग अलग आतंकी संगठनों के द्वारा उसे छुड़ाने की, और फिर कैसे उसे छोड़ना पड़ा भारत को। तो ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। आपको ये जानकारियाँ पता होना ज़रूरी है, क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अज़हर से जानकारियाँ मिली थी। तो ये एपिसोड अंत तक ज़रूर देखिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, सवाल हो, मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम आपके सवालों के जवाब देंगे। तो अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो 90 के दशक के शुरुआत में पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला मसूद अज़हर, जो कि उस समय करीबन 21-22 साल के करीबन उसकी उम्र थी, शुरुआत से ही हरकतुल मुजाहिदीन नाम के एक आतंकी संगठन के संपर्क में आ चुका था। हरकतुल मुजाहिदीन ने मसूद अज़हर को उस समय अफ़गानिस्तान भेजा। अफ़गानिस्तान उसको उसकी ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन इंस्ट्रक्टर जो थे अफ़गानिस्तान में, उन्होंने बताया था उस समय पर कि मसूद अज़हर के शरीर के चलते, वो इतना ज़्यादा कमज़ोर था, उसके चलते उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं थी कि जो 40 दिन का कोर्स था वो उसको पूरा कर पाए। और इसके वजह से एक हफ़्ते के अंदर ही, एक हफ़्ते तक वो उसकी जो ट्रेनिंग चली, जिसमें उसने कलाशनिकोव को चलाना सीखा और कुछ बेसिक ट्रेनिंग्स उसने की फायरिंग की, लेकिन इसके बाद ही उसे एक दूसरे काम पर लगा दिया जाता है। ये दूसरा काम था उस समय पर एक मैगज़ीन जो अफ़गानिस्तान में इन आतंकियों ने शुरुआत की थी, जिसकी उसका नाम था सदाए मुजाहिद। जो मैगज़ीन थी उसके प्रोडक्शन का यहाँ पे काम शुरू कर दिया गया था और इसका काम दे दिया जाता है मसूद अज़हर को। मसूद अज़हर ने ये काम शुरू किया। करीबन 1000 प्रिंट का रन था इस मैगज़ीन का। 1000 जो प्रिंट्स थे, इन्हें मुफ्त में उस मैगज़ीन को अलग अलग जगहों पे दिया जाता था। अफ़गानिस्तान में कई सारे मदरसों में, मस्जिदों में भी दिया जाता था, आतंकी संगठनों के लोगों के बीच में बांटा जाता था। और इसके बाद इस मैगज़ीन के अंदर जो एक तरह से जो उस समय के मुजाहिदीन थे अफ़गानिस्तान के, उनकी जो बहादुरियाँ थीं या जो उनके कारनामे थे, उनको बताया जाता था, जिससे आने वाले जो आगे टेररिस्ट हैं, जो लड़के हैं, उनको ब्रेन वॉश किया जा सके, उनको टेररिज्म की राह पर लाया जा सके। तो ये सब काम यहाँ पे चल रहा था। मसूद अज़हर का ये जो मैगज़ीन थी, इसकी जब सफलता होने लगी तो उस समय पर हरकतुल मुजाहिदीन के जो लीडर्स थे उस समय, उन लोगों के बीच में उसका नाम बढ़ने लगा, जिसके साथ ही, क्योंकि वो बोलना बहुत अच्छी तरह से जानता था, वो एक अच्छा ओरेटर था, ये बताया जाता है। तो क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छा एक ओरेटर था, जिसकी वजह से उसको अलग अलग ट्रिप्स पे ये लोग भेजने लगे। कभी वो सऊदी अरेबिया जाता था, कभी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाता था, जाम्बिया जाता था, ब्रिटेन जाता था, और वहाँ पे जाके जिहाद के बारे में लोगों को स्पीचेस देता था। और बहुत ही ज़्यादा ऐसी स्पीचेस होती थी उसकी जिसके बाद वो कई सारे लोगों को वहाँ पर ब्रेन वॉश कर चुका था। ये सारा काम चलता है, लेकिन ये सब वो भी समय आ चुका था जब मसूद अज़हर को, ये साल 94 की करीबन बात है, मसूद अज़हर को डायरेक्टली काम पर लगा दिया गया था कश्मीर मुद्दे पर। कश्मीर के लिए वो भी अब यहाँ पे काम करना शुरू कर चुका था। और इसी बीच में मसूद अज़हर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वहाँ पे कई बार गया। वहाँ पे जाके उसने अपनी स्पीचेज़ दी, जैसे वो बाकी अलग अलग देशों में करके आया था। और ऐसी स्पीचेज़ में उसने यंग जो लड़के हैं उनको टेररिज्म ज्वाइन करने के लिए, बंदूक उठाने के लिए, भारत के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे उनको उकसाना शुरू कर दिया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं। अब ये जो साल था, इसी समय पर एक और चीज़ हुई थी। साल 93 की करीबन ये बात है, जब हरकतुल जिहाद और हरकतुल मुजाहिदीन, इन दोनों को मिलाकर हरकतुल अंसार बना दिया गया था। और हरकतुल अंसार जो था, कश्मीर में जब वो बना था, तो कश्मीर में जो उसके चीफ हुआ करते, जो उसके वहाँ पे लीडर थे, उनके बीच में इन दोनों संगठनों को क्योंकि मिला के हरकतुल अंसार बना था, तो हरकतुल जिहाद और हरकतुल मुजाहिदीन के जो हेड थे, उनके बीच में मतभेद चलते थे। उन मतभेदों को सुलझाने के लिए अब ये डिसीजन लिया गया था, ये फैसला लिया गया था कि अब फाइनली मसूद अज़हर जो है उसे भारत भेजा जाएगा। दोस्तों, इस एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक ज़रूरी सूचना आपके लिए।
स्टडी आई क्यू पहली बार पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग का एक कोर्स लेकर आया आपके लिए, जिसमें आपको स्टोरी टेलिंग कैसे करते हैं ये सिखाया जाता है, साथ ही साथ में रिसर्च कैसे करना है ये भी सिखाया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप इससे अपनी बात को रखना कैसे है, चाहे आप बिजनेस प्रोफेशनल हैं, आप एजुकेटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या बनना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे इस कोर्स को ले सकते हैं। पहली बार ये कोर्स आपके लिए लेकर आया गया है, आपके लिए अवेलेबल है। नीचे इस वीडियो में लिंक्स पर जाके क्लिक कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ पे जाके आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। और बहुत ही बड़ा डिस्काउंट आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा वीजे लाइव कोड लगाने से। वीजे लाइव कोड लगाइए, बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिलेगा और आप अपनी सफलता की तरफ, अपने सक्सेस की तरफ एक बड़ा कदम यहाँ पे उठाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। अब जब मसूद अजहर पहली बार भारत आने वाला था, तो इसके लिए उसने क्या किया कि बांग्लादेश गया। बांग्लादेश के ढाका से उसने एक पुर्तगाली पासपोर्ट पर, जिस पर उसका नाम था वली अदन ईसा, तो वली अदम ईसा इसका नाम था उस पासपोर्ट पर। 29 जनवरी 1994 का वो दिन था जब बांग्लादेश एयरलाइंस से ढाका से दिल्ली पहुंच जाता है मसूद अजहर। अब ये दिल्ली पहुंचा। आईजीआई एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में वहाँ पे जो ड्यूटी ऑफिसर मौजूद थे, उन्होंने एक बार इससे पूछताछ भी की। उन्होंने उससे पूछा कि आप पुर्तगाली तो नहीं लगते, आपका क्योंकि पासपोर्ट है पोर्चुगीज़ पासपोर्ट है, वली अदम ईसा आपका इस पर नाम है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं जो हूँ मैं गुजराती मूल का हूँ, मैं गुजरात से हूँ, तो इसलिए इस तरह आपको यहाँ पे लगा होगा। ये सुनते ही, ये देखते ही उसके बाद में जो ड्यूटी ऑफिसर थे वहाँ पे मौजूद आईजीआई एयरपोर्ट पर, उन्होंने मोहर लगा दी उसके पासपोर्ट पर। अब ये यहाँ पे भारत में, दिल्ली में एंटर हो चुका था। इसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते उसने टैक्सी ली। सबसे पहले टैक्सी ली और वहाँ पे ड्राइवर से कहा कि एक अच्छे होटल, जो दिल्ली में अच्छा होटल है, वहाँ पे मुझे ले जाया जाए। इसको ले जाया जाता है अजहर को सबसे पहले अशोका होटल, जो कि दिल्ली के पॉश इलाके चाणक्यपुरी में मौजूद है। ये जाके सबसे पहले अशोका होटल में रुकता है। उसके बाद में वहाँ से इसने फ़ोन लगवाया एक अशरफ डार को। अशरफ डार जो कि एक कश्मीरी था, और उसके साथ में अशरफ डार जब यहाँ पे पहुँचता है अशोका होटल में मसूद अजहर से मिलने, तो वो अपने साथ में आया था एक टेररिस्ट ग्रुप, ये जो हरकतुल अंसार है, इसके एक टेररिस्ट के साथ में, जिसका नाम था अबू महमूद के साथ में ये जो अशरफ डार था यहाँ पे पहुँचा, मसूद अजहर से ये लोग मिले। और उसके बाद में मसूद अजहर ने कहा कि वो देवबंद जाना चाहता है। वो देवबंद जाके, वहाँ पे जाके जो देवबंदी इंटेलेक्चुअल्स थे, जो इसका स्टेटमेंट था उसके दौरान उसने ये जो चीज़ें बताई हैं, जो वर्ड्स का यूज़ किया है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं देवबंद जाना चाहता हूँ और देवबंदी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वहाँ पे उनकी ग्रेव्स पे जाना चाहता हूँ, उनकी कब्रों पे वहाँ पे जाके उनको एक तरह से अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे उसको अशरफ डार और साथ में जो अबू महमूद था, एक मारुति कार से दिल्ली से देवबंद ले जाते हैं। देवबंद जाते हैं ये लोग और वहाँ पे जाके दारुल उलूम देवबंद में एक रात यहाँ पे रुकते हैं। अब ये रुके इस रात यहाँ पे, उसने जब प्रेयर्स अपनी ऑफ़र की वहाँ पे देवबंद के जो इंटेलेक्चुअल्स जो जिसके लिए वो यहाँ पहुँचा था, अगली सुबह ये यहाँ से सहारनपुर के लिए रवाना हो जाता है। देवबंद से निकले सहारनपुर के लिए। अब सहारनपुर में अजहर जो था वो एक रात यहाँ पे भी रुकता है तबलीग उल जमात मस्जिद में। ये यहाँ पे रुका, लेकिन यहाँ पे किसी को भी नहीं पता था कि आखिर में ये है कौन, क्योंकि मसूद अजहर यहाँ पे भी अपनी जो रियल आइडेंटिटी थी वो उसने रिवील ही नहीं की थी। वो यहाँ पे वही एक पोर्चुगीज़ जो उसका नाम था, जो उसका पासपोर्ट था, और साथ में उस पर जो नाम था वली अदम ईसा, इसी नाम पे वो यहाँ पे रुका हुआ था। दिन आ जाता है 31 जनवरी 1994। इस दिन ये लोग वापस सहारनपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अब जब दिल्ली इस बार पहुँचे तो इस बार मसूद अजहर रुकता है कनॉट प्लेस के पास में, एक होटल है होटल जनपथ, वहाँ पे होटल जनपथ में रुकता है। और क्योंकि इसकी जो फ़्लाइट थी श्रीनगर जाने के लिए, क्योंकि फाइनली इसको जाना तो श्रीनगर था जिस काम से उसे भेजा था, उसका काम यही था कि हरकतुल अंसार के जो दो आतंकी संगठनों को मिला के हरकतुल अंसार बना है, तो उसके जो चीफ़ हैं उनके बीच में मतभेद चल रहे हैं, उनको सुलझाने के लिए। तो यहाँ पे अब क्योंकि उसको श्रीनगर जब जाना था तो उसकी फ़्लाइट जो थी वो 9 फरवरी की थी, अभी उसमें समय था। तो इस बीच में उसने सोचा कि मैं मौलाना अबू हसन नदवी अली मियाँ, जिनका नाम था, जो मदरसा में रहते थे वहाँ पे लखनऊ में, तो उनसे एक बार मिलने जाया जाए। तो ये उसने सोचा, इसी के तहत ये लखनऊ निकल जाता है बस से। दिल्ली से लखनऊ की उसने बस ली, और ये बताया जाता है कि 6 से 7 फरवरी का वो दिन था जब 6 से 7 फरवरी को 94 में ये उस बस से यहाँ से लखनऊ निकल जाता है। यहाँ भी उसने अपनी आइडेंटिटी थी जो वो डिस्क्लोज़ नहीं की थी, नहीं बताया था कि वो असल में कौन है। यहाँ पे जो अली मियाँ थे उनसे उसका मिलना नहीं हो पाया, साथ में एक और शख्स से वो मिलना चाहता था। वहाँ पे वो जब वो उसको नहीं मिले तो ये लखनऊ से वापस दिल्ली आ जाता है बाय बस। दोबारा से बस से दिल्ली वापस आता है और इस बार रुकता है करोल बाग के होटल शीश महल में। करोल बाग के होटल शीश महल में रुका। इन सभी होटल्स में दिल्ली के अंदर उसने अपना आपको जो रजिस्टर कराया था, जो नाम दर्ज कराया था, वो पोर्चुगीज़ नाम ही था, वली अदम ईसा।
ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इस समय तक दिल्ली में अपना कई दिन एक तरह से आप देखिए गुजार चुका था और अब बारी थी श्रीनगर जाने की। इस बीच दिल्ली में जो मसूद अजहर का आखिरी दिन था, जो कि था 8 फरवरी 1994, बताया जाता है, जो उसने अपने स्टेटमेंट में भी बताया है, और इस स्टेटमेंट को कई बड़े अखबारों ने भी छापा है उस समय पर, क्योंकि इसकी एक रिपोर्ट जो थी वो आउट हुई थी उस समय 2001 के समय पे। तो ये जो रिपोर्ट थी उसमें उसके इंटेरोगेशन का जो स्टेटमेंट था वो बताया गया था कि उसने बताया कि 8 फरवरी 1994 को वो दिल्ली के अंदर निज़ामुद्दीन में जो तबलीगुल जमात है वहाँ पे वो गया, और वहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन से वो मिलने नहीं गया था, किसी से भी स्पेसिफिकली किसी से मिलने नहीं गया था, लेकिन वो वहाँ पे गया। उसके बाद वहाँ से उसने 12 कंपास खरीदे, और वो कंपास उसने खरीदे थे एज अ गिफ्ट देने के लिए कश्मीर में जो मिलिटेंट्स हैं उनको। तो अब यहाँ से 9 तारीख आती है, अगला दिन आता है, दिल्ली से कश्मीर जाने के लिए उसकी फ़्लाइट थी। कश्मीर पहुँचता है, और ये देखिए कि अराइवल जब उसको हुआ था श्रीनगर में 9 फरवरी 1994 को, तो जो अशरफ डार था जो दिल्ली से ही उसके साथ में था, तो ये भी उसके साथ में यहाँ पे था मौजूद। और लाल बाज़ार में एक मदरसा कस्मियान, तो वहाँ पे जाके ये एक रूम जो था वो मसूद अजहर के लिए अरेंज कर दिया गया था। यहाँ पे इस रूम में रुकता है, और उसके बाद देर रात को एक हाइड आउट जो था कापरान फॉरेस्ट में, कापरान के जंगलों में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो हाइड आउट था इनका, वहाँ पे इसको ले जाया जाता है मसूद अजहर को। और तब इसकी मुलाकात होती है एक मिलिटेंट से, सज्जाद अफ़गानी जिसका नाम था। सज्जाद अफ़गानी से अभी यहाँ पे मिलता है, और इसके बाद में जब ये लोग यहाँ मिले तब सज्जाद अफ़गानी के साथ उसका एक डिप्टी अजमल बिलाल जिसका नाम था, अमजद बिलाल, जो कि हरकत उल जिहाद का एक टेररिस्ट था, जो कि उस समय पे भी आर्म था, उसके पास में राइफल्स थी, उसके पास बंदूकें थी, तो हथियार भी थे उसके पास। तो वो यहाँ पे आए हुए थे मिलने के लिए। अब ये लोग यहाँ पे रुकते हैं, मिलते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, और अगली सुबह 10 फरवरी की ये बात है जब अफ़गानी के साथ मसूद अजहर जो है वो एक जगह पर जाता है जिसका नाम था माटीगुंड में जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तान से आए हुए जितने भी टेररिस्ट थे, जिन्हें बुलाया गया था, जिन्हें सुलह करने के लिए बुलाया गया था, जिन्हें मसूद अजहर स्पीचेस देने वाला था, उनको उनके साथ बातचीत करने वाला था, तो वो सब यहाँ पे गैदर थे, वो सब यहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे माटीगुंड में। अजहर का जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये बताता है कि जितने भी टेररिस्ट थे जो यहाँ पे मुझसे मिले वो बहुत ज़्यादा खुश थे, वो मेरे आने से, मेरी विज़िट से बहुत ज़्यादा खुश थे। साथ में हमने हरकतुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद के सभी टेररिस्ट से बातचीत की, और साथ ही साथ में मैंने उनके लेटर्स, जो उनके मैसेजेस थे जो उन्हें अपने पाकिस्तान में घरों पर कन्वे करने थे, बताने थे, तो मैंने वो लेटर्स और उनके जितने भी बातचीत है वो भी सुनी, जिससे मैं पाकिस्तान जाके और उनके घर वालों को ये सब बता पाऊँ। ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद अगला दिन आता है, अगला दिन था 11 फरवरी 1994। माटीगुंड से जब ये लोग वापस लौट रहे थे तो इस समय पर अफ़गानी उसके साथ में था मसूद अजहर के, और साथ में एक और टेररिस्ट था जो कि माटीगुंड इलाके का ही था, मिलिटेंट था, फारूक नाम का। तो ये 3 लोग जब एक कार में बैठकर जब ये वापस आ रहे थे माटीगुंड से, इस बीच में जो कार थी वो ख़राब हो जाती है, वो रुक जाती है, जिसके चलते मसूद अजहर, अफ़गानी और फारूक जो थे वो एक ऑटो लेते हैं, और ऑटो में बैठकर ये अब यहाँ से अनंतनाग में थे इस समय पर ये, और ये वापस आ रहे थे। अब ये जब वापस आ रहे होते हैं, करीबन 2 से 3 किलोमीटर ही चला होता है ऑटो, इसी बीच में एक चेक पोस्ट पर आर्मी के कुछ जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑटो को रोक लेती है, जो एक रूटीन चेकअप होता है, जो रूटीन चेकिंग होती है वहाँ पे चेक पोस्ट पे। तो उसके दौरान इस ऑटो को रोका जाता है। जैसे ही ऑटो को रोका जाता है तो इस बीच में क्या होता है कि जो फारूक इनके साथ में था, जो कि खुद एक मिलिटेंट था माटीगुंड का, उसने वो ऑटो से निकल के भागना शुरू कर देता है और फायरिंग शुरू कर देता है आर्मी के जवानों पर। इसके रिप्लाई में आर्मी के जवानों की तरफ से ही फायरिंग होती है, लेकिन फारूक जो था वो भागने में कामयाब हो जाता है, और इस बीच में मसूद अजहर और सज्जाद अफ़गानी को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो साल 94 में ये वो दिन था, फरवरी 11 का, जब मसूद अजहर को, सज्जाद अफ़गानी को, 2 बहुत बड़े टेररिस्ट को यहाँ पे भारत में हमारे आर्मी के जवानों ने अरेस्ट कर लिया गया था। ये भारत की पकड़ में था, लेकिन इस समय तक भी लोग ये नहीं जानते थे कि आखिर ये कितना बड़ा नाम है और आगे जाके भारत के लिए कितना हम पर हमले करने वाला है, कितने ज़्यादा कष्ट भारत को पहुँचाने वाला है। तो ये यहाँ पर भारत की पकड़ में होता है मसूद अजहर। पहले बादामी बाग कैंटोनमेंट में रखा जाता है, उसके बाद तिहाड़ जेल में भी रखा जाता है, और फिर करीबन 8 महीने के बाद में जम्मू कश्मीर के पोर्ट बलवल जेल में मसूद अजहर को रख दिया जाता है। अब मसूद अजहर यहाँ पे जब इस समय पर रह रहा था तो बताया जाता है कि इस बीच में लगातार वो ये कहता रहा कि आप लोग जो हैं, जो भारत है वो नहीं जानता है कि आपने मुझे जिसे पकड़ा है तो आप उसको ज़्यादा दिन तक
अपने कब्जे में नहीं रख पाएंगे, आप मुझे ज़्यादा दिन कस्टडी में नहीं रख पाएंगे, आप लोग नहीं जानते कि मैं पाकिस्तान और आईएसआई के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। ये जब उसने कहा था तो यहाँ से जो ऑफिसर्स थे, इंडियन ऑफिसर्स, वो लोग भी अचंभे में पड़ गए थे कि आईएसआई का यहाँ पे किस तरह से इतना ज़्यादा रोल हो सकता है कि मसूद अजहर जैसे टेररिस्ट को आईएसआई सपोर्ट कर रही है। तो उसने ये यहाँ पे साफ तौर पर स्टेटमेंट दिया था कि आप लोग नहीं जानते कि मैं पाकिस्तान और आईएसआई के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ और आप मेरी पॉपुलरिटी जो है उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तो वो लगातार अपनी शेखी बगाड़ता था और अपनी पॉपुलरिटी के बारे में दुहाइयाँ देता था। इसी बीच में उसने ये भी कहा कि आईएसआई इंश्योर करेगी कि मैं पाकिस्तान वापस जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी, एक दिन इंटेरोगेशन की बात बताई जाती है कि इंटेरोगेशन के दौरान आर्मी के एक जवान ने, क्योंकि लगातार काफ़ी दिनों से यही चीज़ें सुनी जा रही थी अजहर के द्वारा, वो अपनी पॉपुलरिटी को बताता था, लोगों को कहता था कि आप मुझे ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे। आर्मी के एक जवान ने मसूद अजहर को एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। एक तेज़ थप्पड़ मसूद अजहर को जड़ा जाता है और जिसके बाद में मसूद अजहर ने सिर्फ एक थप्पड़ के बाद अपनी खुद की, पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, हरकतुल अंसार, हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन, इन सभी की, आईएसआई की, यहाँ तक कि अपने साथ में पकड़े गए टेररिस्ट तक की जानकारियाँ देना शुरू कर दिया था सिर्फ एक थप्पड़ के बाद। उस समय सिक्किम के जो पूर्व डीजीपी अविनाश मोहना ने, वो 85 बैच के जो आईपीएस अफसर हैं, उस समय पर वो 1994 में कश्मीर डेस्क को लीड कर रहे थे। उन्होंने यहाँ पे अजहर से पूछताछ की थी और उन्होंने बताया था कि नवंबर 1994 में जब उन्होंने पूछताछ की मसूद अजहर से, आईपीएस मोहनाने ने, तो अजहर को सबसे पहले उन्होंने उमर सईद शेख का, एक और टेररिस्ट का फोटोग्राफ दिखाया और वो चाहते थे ये जानना कि इन दोनों के बीच में संबंध आखिर क्या है, ये लोग किस तरह से किसी और प्लानिंग के लिए तो नहीं काम कर रहे हैं, तो वो ये सब जानना चाहते हैं। लेकिन मसूद अजहर ने उमर सईद शेख को पहचानने से इनकार कर दिया। तो आप देखिएगा कि आगे जाके कड़ी कैसे जुड़ती है। उमर सईद शेख को पहले इसने पहचानने से इनकार कर दिया, ठीक है, साथ में उनसे शिकायत भी की। उनसे शिकायत करता है एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह मसूद अजहर कि एक आर्मी का जवान जो था उसने उसे थप्पड़ मार दिया था। उसने कहा कि मुझे मेरे पिताजी ने भी आज तक हाथ नहीं लगाया है, उन्होंने मुझे कभी छुआ नहीं है, थप्पड़ नहीं मारा है, और ये आर्मी के जवान ने मुझसे बिना किसी सवाल को पूछे मुझे सबसे पहले एक थप्पड़ जड़ दिया। तो ये यहाँ पे एक बिगड़े हुए बच्चे की तरह मसूद अजहर बिहेव कर रहा था, बर्ताव कर रहा था। लेकिन फिर भी लगातार वो अपनी पॉपुलरिटी थी जो उसको बताता रहा। वो कहता रहा कि एक दफ़ा जब मैं हैथ्रो एयरपोर्ट पर उतरा था तो वहाँ पे 2 घंटे के लिए जाम लग गया था क्योंकि लोग मुझसे मिलने आ रहे थे, लोग मुझे देखना चाहते थे। तो इस तरह से वो अपनी शेखी लगातार बगाड़ता रहा। लेकिन उस एक थप्पड़ के बाद कभी भी ये बताया जाता है आईपीएस मोहनाने के द्वारा भी कि कभी भी कोई सख्त तरीका अपनाना ही नहीं पड़ा उससे पूछताछ करने के लिए, क्योंकि वो खुद ब खुद बिना दबाव के ज़्यादातर चीज़ें जो थी वो बताता जाता था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता था। इस समय पर उसने ये भी बताया, जो उसने इन्फॉर्मेशन हमें बताई भारत को, वो थी कि जो अफ़गानी आतंकी हैं वो कश्मीर में कैसे दाखिल होते हैं। हरकतुल अंसार और हरकतुल जिहाद, हरकतुल मुजाहिदीन और हरकतुल जिहाद, ये दोनों को मिलाकर हरकतुल अंसार कैसे बनाया गया, इसके बारे में उसने बताया। खुद को इसने हरकतुल अंसार का जनरल सेक्रेटरी बताया। इस समय पर जो अफसर थे वो इस बात पे यकीन भी नहीं कर पा रहे थे कि क्या ये सच में इतने बड़े पद पे है उस आतंकी संगठन के, तो वो लोग ये भी यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। मसूद अजहर ने साथ में ये भी बताया कि पाकिस्तान में जामिया उलूम इस्लामिक जो स्कूल है, वहाँ पे जितने भी छात्र हैं वो शुरुआत में हरकतुल मुजाहिदीन के जो कई सारे टेररिस्ट थे उनसे प्रभावित रहते थे, क्योंकि मसूद अजहर खुद इसी स्कूल से पढ़ा हुआ था, वो यहीं पे था। तो उसने बताया कि हम भी काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित हुए और जिहाद के प्रति हमारा जो एक तरह से अट्रैक्शन था वो बड़ा, अफ़गानिस्तान जाके ट्रेनिंग हुई, सारी चीज़ें उसने यहाँ पे बताई। साथ ही साथ में उसने बताया कि पाकिस्तान के अलावा कई अलग देश हैं, कई ऐसे अरब देश हैं, सूडान है, बांग्लादेश है, यहाँ से भी जो लोग हैं वो भी अफ़गानिस्तान में जाके उनकी भी ट्रेनिंग यहाँ पे कराई जाती है। उसने ये भी बताया यहाँ पे कि 1990 तक जो HUM जो हरकतुल मुजाहिदीन था उसके ठिकाने लगभग सारी ही महत्वपूर्ण जगहों पर, इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर खुल चुके थे, जिनमें उसने नाम बताए कराची पाकिस्तान में, हैदराबाद, लाहौर, गुजरावाला और इस्लामाबाद। तो उसने ये सब बताया कि सारी जगह पे ये जो HUM के ठिकाने हैं वो खुल चुके हैं। और इसी के साथ उसने ये भी एक चीज़ कही कि HUM ने ऐसे किसी भी शख्स को अपने संगठन में शामिल होने की छूट दे दी है जिसने अपनी अफ़गानिस्तान में ट्रेनिंग पूरी की हो, या फिर जिसकी पूरी दाढ़ी हो, और या फिर जो GA सिंध आंदोलन या फिर मुजाहिर कौमी आंदोलन है उससे उसका ताल्लुक़ ना हो। तो ये चीज़ें उसने यहाँ पे बताई। साथ ही साथ में उसने अपने भारत आने के प्लान के बारे में बताया कि वो कैसे यहाँ पे इन दोनों आतंकी संगठनों के जो लीडर्स हैं उनके बीच में मतभेद चल रहे हैं, उन्हें सुलझाने के लिए उसको यहाँ पे भेजा गया था। उसने ये भी बताया यहाँ पे, यहाँ तक कि उस पर इतना प्रेशर उस एक थप्पड़ का उसको लग गया था, जब वो थप्पड़ आर्मी के उस जवान ने उसे जड़ा था, तो उसके बाद वो इतना ज़्यादा
हैसल था, इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि उसने यहाँ तक कि जो टेररिस्ट उसके साथ में पकड़ा गया था सज्जाद अफगानी, जिसकी पहचान, जिसकी आइडेंटिटी उस समय तक नहीं पता थी कि आखिर वो कौन है, मसूद अजहर ने उसकी आइडेंटिटी तक इंडियन ऑफिसर्स को बता दी थी। और जिसके चलते ये बताया जाता है कि अफगानी और मसूद अजहर के जेल में भी जो रिश्ते रहे वो भी सही नहीं रहे और बाद में भी इनके रिश्ते काफ़ी बिगड़े हुए रहे, क्योंकि सज्जाद अफगानी की आइडेंटिटी तक इसने बिना ज़्यादा पूछताछ के, बिना ज़्यादा दबाव के यहाँ पे इंडियन ऑफिसर्स को बता दी थी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। इस बीच तक आर्मी, जो हमारे इंडियन ऑफिसर्स थे, हमारे जवान थे, वो ये समझ चुके थे कि जिसे उन्होंने पकड़ा है, जिन दोनों टेररिस्ट को उन्होंने पकड़ा है, ये एक बड़ा जैकपॉट हमारे हाथ लगा है और ये बहुत ही बड़े टेररिस्ट हैं जिनसे हमें काफ़ी ज़्यादा और आगे जानकारी मिल सकती है और भारत को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आप देखिए कि इससे लगातार पूछताछ हो रही थी मसूद अजहर से, सज्जाद अफगानी से, लेकिन इस बीच में आतंकी संगठनों ने इन्हें छुड़ाने के लिए भी प्रयास करना शुरू कर दिए थे, कोशिशें करना शुरू कर दी थी। तो आप देखिए कि पहला अटैम्प्ट किस तरह से होता है। पहला अटैम्प्ट होता है 1994 में ही, अक्टूबर में, जब ये पकड़े गए थे फरवरी में ये लोग, उसी समय पर 1994 अक्टूबर में ही एक पहला अटैम्प्ट किया जाता है इन्हें छुड़ाने का। और ये किसने किया था? उमर सईद शेख ने। वही उमर सईद शेख जिसके बारे में बताने से, जिसको पहचानने से फोटोग्राफ में इनकार कर दिया था मसूद अजहर ने कि वो उसको नहीं जानता, लेकिन बाहर उमर सईद शेख उसी को छुड़ाने के लिए यहाँ पे प्रयास कर रहा था। तो उमर सईद शेख और इलियास कश्मीरी दो ऐसे टेररिस्ट थे जिन्होंने पहली दफ़ा एक ऐसा अटैम्प्ट किया। उन्होंने क्या किया इस अटैम्प्ट के चलते कि 3 ब्रिटिशर्स और 1 अमेरिकन जो फॉरेन विजिटर्स थे भारत के अंदर, उन्हें दिल्ली से किडनैप कर लिया जाता है। ऐसे 4 लोगों को दिल्ली से किडनैप किया गया अक्टूबर 1994 में, उन्हें सहारनपुर ले जाया गया। लेकिन ये जो प्रयास था इन दोनों का, ये फेल हो जाता है क्योंकि उमर सईद शेख को दिल्ली पुलिस ने, यूपी पुलिस ने यहाँ पे अरेस्ट कर लिया और साथ में जो इलियास कश्मीरी था वो यहाँ पे भागने में कामयाब हो गया। अब उमर सईद शेख भी हमारी गिरफ्त में था, मसूद अजहर हमारी गिरफ्त में था, ठीक है। इसके अलावा एक और आतंकी था मुश्ताक अहमद जरगार, वो भी हमारी गिरफ्त में पहले से था। सज्जाद अफगानी भी अभी तक हमारे पास में था। तो इन लोगों ने जब ये अटैम्प्ट किया था तो इस समय पे इनकी डिमांड यही थी कि मसूद अजहर को छोड़ा जाए, साथ में सज्जाद अफगानी को छोड़ा जाए, लेकिन ये अटैम्प्ट इनका फेल हो जाता है। इसके बाद करीबन 4 साल निकल जाते हैं, 1999 आता है। 1999 में 5 साल करीबन निकल जाते हैं। तो 1999 में जम्मू कश्मीर के जब कोट बलवाल जेल में ये जो मसूद अजहर उस समय पर अरेस्टेड था, गिरफ्त में था, इन लोगों ने सुरंग बनाई। इस बीच में एक सुरंग बनाई जाती है कोट बलवाल जेल में और उस सुरंग को खोदा गया, सुरंग को खोद भी लिया गया था। और मसूद अजहर जब उसमें से 1999 में इन लोगों ने भागने की कोशिश की, जिसमें सज्जाद अफगानी था, मसूद अजहर था, कई और टेररिस्ट थे, तब उस बीच में बताया जाता है कि अपने मोटे शरीर के कारण मसूद अजहर उस सुरंग में फंस गया। और ये बताया जाता है कि क्योंकि आप देखिए कि ट्रेनिंग में भी उसको अनफिट बता दिया था पहले ही अफगानिस्तान में, जब उसकी ट्रेनिंग के लिए वो गया था। तो यहाँ पे वो, क्योंकि इस तरह से उसका शरीर था, वो मोटा था काफ़ी ज़्यादा, तो वो सुरंग में फंस जाता है, जिसके चलते मसूद अजहर को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सज्जाद अफगानी जो था, क्योंकि वो भाग रहा था, तो वहाँ पर उसको मार दिया जाता है। हमारे आर्मी के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने, वो जो एनकाउंटर हुआ जब वो भाग रहा था सज्जाद अफगानी, तब उस अटैम्प्ट में उसे 1999 में मार दिया गया। अब सज्जाद अफगानी यहाँ पे ख़त्म, उमर सईद शेख हमारे पास गिरफ्त में है, मसूद अजहर भागने में नाकामयाब रहा, वो हमारी गिरफ्त में है, मुश्ताक अहमद जरगार हमारी गिरफ्त में है। लेकिन अब एक और अगला अटैम्प्ट होता है इसी साल में, 1999 में ही। ये अटैम्प्ट किया जाता है, एक और प्लान बनाया जाता है आतंकियों के द्वारा, जिसे आप कंधार हाईजैकिंग के नाम से जानते हैं। इस पर एक डिटेल एपिसोड हम पहले ही बना चुके हैं, ज़रूर जाके उसको, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके इस एपिसोड को देखिएगा। बहुत ही डिटेल्ड एपिसोड है कंधार हाईजैकिंग के ऊपर। तो अब यहाँ पे एक प्लान बना लिया गया था। दिसंबर 1999 की बात है, जब भारत का एक विमान IC-814 को अपहरण करके, हाईजैक करके कंधार ले जाते हैं। ये कुछ 5 टेररिस्ट थे उसमें, पूरा एपिसोड आपके लिए अवेलेबल है। अब ये जो विमान था, इसको छुड़वाने के लिए भारत सरकार ने फाइनली कई सारे नेगोशिएशंस चले, कई दिनों तक लंबे नेगोशिएशंस चले, जिसके बाद में 3 टेररिस्ट को छोड़ने की बात सामने आई थी कि 3 टेररिस्ट को अब यहाँ पे छोड़ा जाएगा, क्योंकि हमें अपना विमान को, अपने यात्रियों को सुरक्षित वापस लाना था। तो ये एक हाईजैकिंग इन टेररिस्ट ने कर ली थी, जिसके तहत उमर सईद शेख, मुश्ताक अहमद जरगार और मसूद अजहर को छुड़ाने की यहाँ पे मांग रखी गई थी और छोड़ने के लिए भारत उन्हें तैयार भी हो चुका था। तो अब मुश्ताक अहमद जरगार जो था वो श्रीनगर की जेल में था, मसूद अजहर जो था वो जम्मू कश्मीर की कोट बलवल जेल में था और उमर सईद शेख दिल्ली में तिहाड़ जेल के अंदर था। इन तीनों को अब ले जाना था कंधार। जरगार को और मसूद अजहर को श्रीनगर लाया जाता। श्रीनगर से उन्हें रॉ के एक RNW के रिसर्च एनालिसिस विंग के एक छोटे से गल्फ स्ट्रीम जहाज़ में बिठाया जाता है, आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और पीछे की सीटों पर इनको बिठा दिया जाता है। ये लोग जैसे ही दिल्ली पहुँचते हैं, तो दिल्ली पहुँचे क्योंकि जो विदेश मंत्री थे हमारे जसवंत सिंह, वो अपने विमान में यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे इन लोगों का कि ये जैसे ही दिल्ली पहुँचते हैं, वहाँ से ये लोग दिल्ली से कंधार के लिए रवाना होंगे।
उमर शहीद शेख जो है वो पहले से ही जसवंत सिंह जो थे उनके जहाज़ में शामिल था, वो वहाँ पे पहले से ही मौजूद था। ठीक है, इसके बाद में इस विमान में तीनों को भर के कंधार ले जाया जाता है। कंधार ये लोग पहुँचते हैं और जैसे ही नीचे उतरे ये लोग, तो इनके लिए जो सीढ़ियाँ लगाई गई थी तो बहुत ही गर्मजोशी से इनका वहाँ पे स्वागत किया जाता है। इन लोगों को वहाँ पे लेने के लिए आईएसआई के लोग आए हुए थे, कई टेररिस्ट थे, कई हाईजैकर्स थे जिन्होंने इन्हें छुड़ाने के लिए प्लेन को हाईजैक किया था। तो इनका वहाँ पे स्वागत किया जाता है और इसी के बाद जैसे ही ये लोग उतरे हैं, पहले तीनों टेररिस्ट को उतारा गया और उतरते ही जहाज़ की सीढ़ियाँ जो थीं वो हटा दी गई थी, जिससे कि हमारे जो इंडियन ऑफिसर्स हैं वो उस समय पर नीचे ना उतर पाए। नीचे उस समय आईएसआई के कुछ लोग थे जो कि इन तीनों के ही रिश्तेदारों को पाकिस्तान से कंधार लेके आए थे, जिससे पहचान हो सके कि आखिर ये जो लोग हम लोग दे रहे हैं, जो तीनों टेररिस्ट, ये असल में वही लोग हैं या फिर उनके कोई हमशक्ल हैं। तो ये चीज़ों इनकी पड़ताल की गई, पूरा तहकीकात की गई, जिसके बाद जब पहचान हो गई कि हाँ ये वही असली लोग हैं, जिसमें मुश्ताक अहमद जरगार, मसूद अज़हर और उमर शहीद शेख हैं। इसके बाद में सीढ़ियाँ दोबारा लगाई जाती हैं और उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है वो हमने अपने उस एपिसोड में कंधार हाईजैकिंग के आपको बताया हुआ है। और लेकिन इस तरह से ये जो पूरा हाईजैकिंग थी, जिसके बाद हमें मसूद अज़हर को यहाँ पे छोड़ना पड़ा था। तो दोस्तों ये जो पूरी जानकारी थी, ये करीबन बताया जाता है कि 13 अक्टूबर 2001 को एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसमें मसूद अज़हर के द्वारा जो पूछताछ उससे की गई थी उसकी जानकारियाँ दी गई थी। और इस पूरी रिपोर्ट के बारे में जो अलग अलग बड़े अखबार हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, उन्होंने भी बताया था। एनडीटीवी ने भी इस पर एक डिटेल अपना आर्टिकल छापा हुआ है। साथ ही साथ में आईपीएस जो मोहनाने थे, उन्होंने भी बाद में अपने इंटरव्यूज़ में न्यूज़ चैनल्स को, न्यूज़पेपर्स को ये बताया है कि किस तरह से मसूद अज़हर एक थप्पड़ के बाद ही एक आर्मी जवान के उसने सब उगलना शुरू कर दिया था, सच उगलना शुरू कर दिया था, बताना शुरू कर दिया था। तो ये जो है जानकारी आपको आज देना ज़रूरी था, आपको बताना ज़रूरी था कि आखिर कैसे मसूद अज़हर को जब पकड़ा गया तो एक इतना, इसको एक भूमिका बनाई जाती है कि बहुत ही ड्रेडेड टेररिस्ट, एक सरगना जैश-ए मोहम्मद का, लेकिन वो एक थप्पड़ के बाद ही उसने सारी चीज़ें उगलना शुरू कर दी थी। तो ये एपिसोड था आज मसूद अज़हर के अरेस्ट के ऊपर, और कांधार का जो पूरा एपिसोड है वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये था आज का एपिसोड। बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसा लगा। और अब बढ़ते हैं आपके कमेंट्स के ऊपर, जो आपने कमेंट्स पिछले वीडियो पे किए हैं, जो आपके शॉर्टलिस्ट किए गए हैं कमेंट्स टीम के द्वारा, तो अब उनके जवाब देने का समय आ चुका है। तो आपके कुछ कमेंट्स जो टीम ने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनमें पहला कमेंट है डॉक्टर सुधांशु जी का, जिनका यूज़र नेम है Dr.Sudhanshu8079। उन्होंने कहा है कि थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दिस अप स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम व्हेन दे जस्ट वांट टू डिवाइड हिंदू मुस्लिम्स। बिल्कुल सुधांशु जी, हमारा प्रयास यही रहता है कि यूनिटी जो है, जो एकता है, वो बनी रहे, और साथ ही साथ में सभी का इस देश की आज़ादी में योगदान है और सभी एक साथ देश की तरक्की में काम भी कर रहे हैं। तो एकता बहुत बड़ी चीज़ है और ये बना के रखना बहुत ज़रूरी है। और हमारा हमेशा उद्देश्य ये रहता है, मेरा पर्सनली हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि आपको जानकारियाँ ऐसी दी जाएँ जो असल इंसिडेंट जिस तरह से हुए हैं उसी तरह आपको बताया जाए, जिससे आपको पूरी जानकारी, पूरी तस्वीर जो है वो साफ़ हो सके। तो धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट जो है वो है सूर्यांश सांखला जी का, जिन्होंने कहा है कि फुल एपिसोड, फुल वीडियो ऑन इनहेरिटेंस टैक्स इन 1985 गवर्नमेंट प्लीज़ सर। ठीक है सूर्यांश जी, आपके इस कमेंट को बिल्कुल देखा जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट जो है इसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। इस टॉपिक पर हम वीडियो जल्द से जल्द लेकर आएंगे। अगला कमेंट है तुषार यादव जी का, जिन्होंने कहा है सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन एली कोहेन द मास्टर स्पाई। बिल्कुल तुषार जी, एक्चुअली हमने कई सारे मास्टर स्पाई के जो एपिसोड्स हैं वो बनाए हैं, आप नीचे प्लेलिस्ट में जाके इसी वीडियो के देख सकते हैं। और हमने भारत के जो मास्टर स्पाई, जो हमारे जेंटलमैन स्पाई मास्टर हैं RN काउसर, उनके बारे में एपिसोड किया है। पूरा बहुत ही डिटेल एपिसोड है, वो जाके ज़रूर देखेगा। RNW के ऊपर हमने, रॉ के ऊपर कई सारे एपिसोड किए हैं, अजीत डोवाल जी के ऊपर हमने कई सारे एपिसोड्स किए हैं। तो ये भी आपको देखना चाहिए, यहाँ पे जाके इन्हें ज़रूर देखेगा। अगला कमेंट है ज्योति गोगिया जी का, जिन्होंने लिखा है कि योर एफर्ट्स आर ग्रेट एंड द वे ऑफ स्टोरी टेलिंग इज सो नाइस टू, वेटिंग फॉर अपकमिंग एपिसोड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर सीरीज़ विद चौधरी चरण सिंह जी। ज्योति जी, बिल्कुल ये जो प्राइम मिनिस्टर सीरीज़ है, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। आपके लिए नए एपिसोड्स प्राइम मिनिस्टर सीरीज़ के, जिसे हमें कंटिन्यू भी करना है, तो उसके एपिसोड जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश कर रहे हैं। लाए जाएंगे एपिसोड्स आपके लिए, क्योंकि इस सीरीज़ के कई और भी एपिसोड हैं, उन पर भी काम चलता रहता है। तो थोड़ी सी देर हो रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर सीरीज़ को दोबारा कंटिन्यू किया जाएगा। मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह तक, उसके आगे नरेंद्र मोदी तक, हम पूरे जो प्राइम मिनिस्टर्स भारत के रहे हैं उन पर एपिसोड्स आपके लिए लेकर ज़रूर आएंगे। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अच्छा, इसके बाद कमेंट है मोहम्मद नाज़िम जी का। तो मोहम्मद नाज़िम जी कह रहे हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी पर एपिसोड लाइए।
बिल्कुल मोहम्मद नाजिम जी, नालंदा यूनिवर्सिटी पर भी एक एपिसोड जो है वो आपके लिए लेकर आया जाएगा। आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं और इसके बाद अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है टिंकू बेनीवाल जी का। टिंकू बेनीवाल 3655 इनका यूज़र नेम है। उन्होंने कहा है, ये उन्होंने नाज़िर अहमद वानी जी का जो वीडियो था, जो पिछला हमारा वीडियो था, उस पर कमेंट ये उनका आया है कि इनके लिए, मतलब नाज़िर अहमद वानी जी के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ट्रिब्यूट होगा इन पर मूवी बने जो कश्मीर के हर घर तक पहुँचे। टिंकू बेनीवाल जी, हमारा यही प्रयास था उस एपिसोड से, उस वीडियो से, कि ऐसे अनसंग हीरोज़, जो ऐसे हमारे भारत के हीरो हैं, जो पहले नाज़िर अहमद वानी की बात आप कर रहे हैं। नाज़िर अहमद वानी पहले एक मिलिटेंट थे, उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की, भारतीय फ़ौज में उनका दाखिला हुआ, उसके बाद में कश्मीर का पहला अशोक चक्र उन्हें मिला। तो ये ऐसी शौर्य का, ऐसे वीरता का प्रतीक हैं वो। उनके बारे में देश को, दुनिया को पता होना बहुत ज़रूरी था और यही हमारा उद्देश्य था उस एपिसोड से, कि आपको और पूरी दुनिया भर को, सबको पता चल पाए। और बिल्कुल उनके बारे में एक मूवी बननी चाहिए। और मेरा मानना है कि एक मूवी, इखवान के नाम से एक मूवी जो है वो शायद उन्हीं पर बन रही है, बनने जा रही है। पता नहीं उसकी रिलीज़ डेट कब है, लेकिन वो जल्दी से जल्दी शायद अवेलेबल हो सकती है। इसके बाद अगला कमेंट है CS आंचल अग्रवाल जी का। इनका कहना है कि कुड यू मेक वीडियो ऑन विपिन रावत जी, हिज कंट्रीब्यूशन इन इंडियाज़ डिफेंस सिस्टम, अप्रिशिएटिंग योर एफर्ट्स। बिल्कुल आंचल अग्रवाल जी, ये विपिन रावत जी का जो पूरा एक डिटेल एपिसोड है उसको हम प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो आने ही वाला है। और आपका ये सजेशन आया तो इस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाएगा। बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। इसके बाद अगला कमेंट लेते हैं। अगला कमेंट है प्रीतम ब्रो 6931। तो उन्होंने लिखा है कि ही वॉज एंड ही इज़ एंड विल रिमेन अ रियल हीरो ऑफ द मदरलैंड। ये नाज़िर अहमद वानी जी के वीडियो पर ही कमेंट आया है। उन्होंने लिखा है कि थैंक यू भैया फॉर टेलिंग अस अबाउट हिज अमेजिंग स्टोरी, लव फ्रॉम इंडिया, वेस्ट बंगाल। बिल्कुल प्रीतम बोरा जी, बहुत ही अच्छा आपने कमेंट किया है और बिल्कुल वो रियल हीरो हैं नाज़िर अहमद वानी जी, हमारे भारत के, हमारे देश के। और इसके बाद अगला कमेंट जो है वो है सार्थ 2567। ये है कि वरुण दादा प्लीज़ मेक वन वीडियो ऑन डेथ ऑफ राजीव दीक्षित जी। राजीव दीक्षित जी की डेथ मिस्ट्री के ऊपर आप लोग काफ़ी समय से डिमांड कर रहे हैं एक वीडियो, एक टॉपिक। समय की थोड़ी सी कमी चल रही है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल रिसर्च की आवश्यकता है और वो करनी पड़ेगी और हमें खुद से रिसर्च उस पर करना होगा। तो इसके लिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन ये वादा है कि जल्दी से जल्दी राजीव दीक्षित जी के डेथ मिस्ट्री पर वीडियो आपके लेकर आया जाएगा। अगला कमेंट है जो एक लास्ट कमेंट है इस वीडियो का, उसको ले लेते हैं। अमया मयक, ये इनका यूज़र नेम है 7272। इन्होंने कमेंट किया कि वाई इज़ इंडिया नॉट एबल टू कैच होल्ड ऑफ दाऊद, इज़ ही सो पावरफुल। तो आपके इस कमेंट का जवाब यही है कि देखिए, दाऊद इब्राहिम पावरफुल है या नहीं ये हम सभी जानते हैं। भारतीय फ़ौज, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के आगे दाऊद इब्राहिम कहीं से भी, किसी भी तरह से, अगर उसको वो यहाँ से भागा है, अगर वो यहाँ होता तो कब तक उसको पकड़ लिया गया होता और बाकी टेररिस्ट, बाकी गैंगस्टर्स के साथ में जो हुआ है वही शायद उसके साथ में भी किया जाता। लेकिन आपको बता दिया जाए कि हमने अपने प्लेलिस्ट में भी कई एपिसोड इस पर किए हैं दाऊद इब्राहिम के ऊपर, कि क्यों आखिर उसको अभी तक पकड़ा नहीं गया है और कहाँ आखिर दाऊद इब्राहिम हो सकता है और कैसे उसको पकड़ने का एक बार प्रयास किया था। तो हमारे कुछ इंटरनल जो मैटर्स थे उनके चलते 2004-2005 में वो जो मौका था वो मिस हो गया था भारत से, जिसके चलते दाऊद इब्राहिम बच गया। लेकिन इसके बाद भी लगातार प्रयास जारी होंगे और हमारी एजेंसीज़ जो हैं वो लगातार काम करती ही रहती हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो उनके आगे कोई भी उस तरह का पावरफुल शख्स नहीं है जिसको हम पकड़ ना सकें या जिसने भारत के साथ गलत किया हो और वो बच जाए। तो दोस्तों, ये थे आपके सवाल जो शॉर्टलिस्ट किए गए थे टीम के द्वारा। इस वीडियो पर भी आपने सवाल हमें भेज सकते हैं, बता सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी राय, आपके सवाल, आपके वीडियो के रिक्वेस्ट। अगले वीडियो में उनको भी शॉर्टलिस्ट हो सकता है वो किए जाएं और उसके बाद उन पर जवाब भी दिए जाएंगे। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। StudyIQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।